गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस क्रिमिनलाइजेशन। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग आपराधिकरण पर चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो लेजिस्लेटिव पावर्स, जितनी भी आपकी विधायी शक्तियाँ हैं, उसको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में प्रोवाइड किया गया है। और एक तरह से जो बाकी पावर के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट डिसीजन लेता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक और सेक्युलर जो प्रैक्टिसेस है उसको मेंटेन करने में उतनी कैपेबल नहीं हुई है। और क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है उनका पॉलिटिक्स में प्रवेश होता रहा है और अभी भी हो रहा है। और एक तरह से वो मतलब लॉ ब्रेकर्स जो है वो लॉ मेकर का रोल प्ले करने लगी हैं। नेपोलियन ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया था कि हमारी पॉलिटिक्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई इस्टेब्लिश प्रिंसिपल नहीं है जिसके बेसिस पर कि हो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल होता है। और पॉलिटिकल क्रिटिक्स भी इस मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ये यूथ को अपील नहीं कर पा रही है और उनका नेगेटिव परसेप्शन हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति। और अगर हम इस सिस्टम को इंडियन पर्सपेक्टिव में समझने का कोशिश करेंगे तो हमारे यहाँ ग्रेजुअली ये प्रैक्टिस क्या कर रहा है कि हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इरेलीवेंट बनाने में ही वो लगा हुआ है। और अगर एक तरह से अनैतिक राजनीति की जो ये प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे क्या होता है कि पावर गेन करने के वेस्टेड इंटरेस्ट से जो क्रिमिनल्स है वो पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं। और जैसे ही क्रिमिनल्स एक तरह से एंट्री करते हैं और वो कहीं ना कहीं करप्ट एक्टिविटीज़ में एंटर करके पॉलिटिकल एरेना में जाते हैं तो वो अपने पावर को और गेन करना और फुलफ़िल करना चाहते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को। और इससे वो अपना जो स्टेट अपरेटस में है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और जिससे कि वो अपने करप्ट प्रैक्टिसेस को बढ़ा सके। तो एक तरह से जो ये पॉलिटिशियंस जो इन्वॉल्व होते हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस में और क्रिमिनल्स जो पॉलिटिकल मतलब पावर को यूज़ करते हैं, ये टेंडेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर हम इसको एक नोशन की तरह डिस्कस करें तो ये एक तरह से व्यवस्थित क्रिया के रूप में काम करता है, जिससे क्या होता है जो पॉलिटिक्स जो है उसके यूजुअल कोर्स को पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाता है इलीगल मीन्स के थ्रू। और उससे कोशिश क्या की जाती है, जो कुछ प्राइवेट जो अपने कुछ गोल्स हैं, कुछ एंड्स हैं, उसको फुलफ़िल करने का प्रयास किया जाता है। और इससे एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि वैल्यूज़ जो है, जो हमारे नॉर्म्स जो है वो उनका क्षय होने लगता है और जितने भी नॉर्म्स है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया जाता है। लोगों की जीवन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो एक तरह से लिबर्टी की प्रैक्टिस जो एक एज अ थ्योरी फॉलो होनी चाहिए, या लोगों की प्रॉपर्टी सुरक्षित रहनी चाहिए, एक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता बनाई रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। और मसल पावर और ब्लैक मनी के प्रयोग से संसाधनों की लूट शुरू हो जाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलते हुए न्याय का हनन होता है और साथ ही विधि के शासन की व्यवस्था की भी अवहेलना होती है। और एक तरह से जो पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें क्रिमिनल एलिमेंट है वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। तो एक तरह से ये दो डिफरेंट सेंसेस में हम इसको समझ सकते हैं। अगर नैरो सेंस में देखें तो ये डायरेक्टली जो एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, डायरेक्टली इंटरफेयर और डायरेक्ट वो एंट्री कर लेते हैं क्रिमिनल्स, या वो इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में या राज्य की व्यवस्थापिका में, पार्लियामेंट में, जिससे कि वो कुछ क्रिमिनल मीन्स के थ्रू ये इंटरफेरेंस करते हैं ताकि वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और दूसरा अगर हम उसको बृहद स्तर से देखें तो ये एक इंटरफेरेंस है क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में, जिससे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये इंटरफेरेंस करते हैं। जैसा कि
वो कैंडिडेट्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर कर हो, या फिर एंटी जो सोशल मैन पावर है वो सपोर्ट प्रोवाइड करके हो, या मसल पावर की जो सर्विसेज है माफिया का समर्थन प्रदान कर कर हो, या फिर वो अपने किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की कैंपेनिंग करते हैं इलेक्शन के दौरान, जिससे कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की जीत हासिल हो सके और वो कैंडिडेट पोजीशन में जाकर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सके। तो एक तरह से जो करंट पर्सन्स के थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने का काम करते हैं। और पॉलिटिशियंस जो लीडर है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट एक फ़ाइट वाला माहौल तैयार करते हैं, और उस हेल्प में वो उनके पास अपनी एक प्राइवेट उनकी आर्मी की तरह होती है, और एक तरह से वो कॉमन पीपल को अपने इस तरह के प्रैक्टिसेस से एक टेरराइज रखने की कोशिश करते हैं कि वो उनका सपोर्ट हमेशा करते रहें। अब आते हैं कि जो पॉलिटिक्स जो है, क्राइम है और वायलेंस है, एक तरह से टाई बन गया है, इन तीनों के बीच में एक नेक्सस बन गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर जो है वो अब जो पावर से रिलेटेड व्यक्ति हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो जवाबदेहिता है उसको वो सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करते हैं। और एक तरह से देखें तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो नेशनल लेवल के हो या रीजनल लेवल्स के, वो क्रिमिनल्स का, ये जो लोकल दादास कहलाते हैं, उनसे वो अपना सहायता लेते हैं जिससे वो जीत सके, और या फिर अगर मतलब एक तो अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, और नहीं तो वो जीतने के लिए वोटर्स को भयभीत करा सके, बूथ कैप्चरिंग के कामों में उनका प्रयोग कर सके। ये एक प्रैक्टिस की तरह उभर रही है। अब पॉलिटिशियंस भी ये चीज़ समझने लगे हैं कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उनको इनका असिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। तो एक तरह से क्रिमिनल्स इससे क्या होता है कि उनको भी एक बल मिलता है कि वो आसानी से चुनावी राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं, और उनको एक बेस्ट प्रोफेशन की तरह देखते हैं, जिससे कि उन्हें राज्य रूपी शक्ति प्राप्त हो सके, और साथ ही उनके अपनी बाकी गतिविधियों में भी उन्हें उस पॉलिटिशियंस का संरक्षण प्रदान हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि कि हु इज़ ए क्रिमिनल इज़ नॉट ईजी टू डिफाइन, क्योंकि अब ये समझना ज़रूरी है कि इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में अगर हम देखें तो एक पर्सन जो कि जिसको इनोसेंट माना जाता है, जब तक कि उसको कोर्ट के मतलब विधि के किसी भी न्यायालय द्वारा, विधि की किसी व्यवस्था द्वारा, संस्था द्वारा जब तक उसको अपराधी घोषित ना किया जाए, तब तक हम उसको क्रिमिनल नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे फलीएस नारिमन ने, जो कि बहुत ही एक भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित संवैधानिक विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि हमें उन लोगों को भी अपराधी मतलब एक तरह से क्रिमिनल्स कहना चाहिए जो जिनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे हुए हैं, क्योंकि और जिनके लिए एटलीस्ट उनको कम से कम 2 साल या इससे ज़्यादा का पनिशमेंट मिला हुआ है। क्योंकि अगर एक सामान्य व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम विचार करें तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं और जिसका ट्रायल चल रहा है, उसको भी हम क्रिमिनल कंसिडर करेंगे, और ये बात किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही असहनीय होगी कि एक बहुत बड़े क्राइम में वो इन्वॉल्व है और वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में अपना रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा है, क्योंकि विद इन द कोर्स ऑफ टाइम उनके अगेंस्ट जो ट्रायल प्रोसेस है, जो उसकी जांच की प्रक्रिया है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, और क्योंकि वो गुनहगार साबित नहीं हुआ है, क्रिमिनल घोषित नहीं हुआ है, तो वो एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज़ है कि जो जुडिशियरी लैंग्वेज में क्रिमिनल्स की जो परिभाषा है और इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग खड़े होते हैं, क्या दोनों के पर्सपेक्टिव को हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उन दोनों के पर्सपेक्टिव को अलग तरीके से समझने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात आती है कि जैसे न्यूज़पेपर की कुछ रिपोर्ट्स में भी ये क्लियर था, ये कुछ पहले पुराने रिपोर्ट्स हैं कि जो 1/4 MP थे जो 15th लोकसभा में, उनके पास न केवल क्रिमिनल बैकग्राउंड का था, पर साथ ही उनके एक अच्छे खासे रिलेशन और कनेक्शंस भी बन चुके थे, जैसे वो मर्डर से लेकर लूट, कैप्चरिंग, किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग, पब्लिक फंड का मिसयूज़, ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई थी। कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट उस समय नाम उभर कर आए थे, जैसे मोहम्मद शमाउद्दीन थे, पप्पू यादव, मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, शिबू सोरेन, इन सब के नाम बहुत प्रमुख रूप से सामने भी आए थे। तो ये बहुत ही क्लियर है कि जो राजनीति का अपराधीकरण है, ये एक तरह से क्राइम, जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम है, यही है कि मतलब अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है,
और ये दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से लाभ प्राप्त करके एक दूसरे पर आश्रित होकर कार्य कर रही है। इसलिए जो अपराध का राजनीतिकरण हुआ है, ये क्या है कि जो एंटी सोशल फोर्सेस हैं उसको प्रतियोगितामूलक तरीके से प्रयोग करके पार्टी के फंड को यूज़ करना या इलेक्शन को मैनेज करना, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने वर्कर्स को लोकल लेवल में रिक्रूट करना, ताकि एंटी सोशल एलिमेंट से ही वर्कर्स रिक्रूट किए जाएंगे। ये भी एक बात है जिससे कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। और ये अगर हम लास्ट 2 डिकेड्स में देखें तो ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है। अब अगर हम कंपोनेंट्स पर विचार करें जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्रिमिनलाइजेशन के है, तो अगर हम देखें जो 20th सेंचुरी का जो 6th डिकेड था उसके एंडिंग सेशन से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और हमारे वहाँ 3MS से काफ़ी ज़्यादा हमारी पॉलिटिक्स गवर्न होने लगी। ये था मनी पावर, मसल पावर और मिनिस्ट्रियल पावर। मिनिस्ट्रियल पावर मतलब जो कि आपके ऑफिस की जो मशीनरी है उसका जब मिसयूज़ किया जाता है, और जिसको कि हम कह सकते हैं 3CS भी कह सकते हैं, कैश, क्रिमिनल और करप्शन। और इलेक्शन कमीशन ने यद्यपि ये डिसाइड तो कर दिया है कि इलेक्शन के एक्सपेंसेस का क्या अमाउंट होना चाहिए और पार्टी जो है इलीगल तरीके से अपने एक्सपेंसेस के लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी, और उनको मनी जो है वो जो वोटर्स हैं उनकी आवश्यकता के कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होना चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसे कई ट्रांजैक्शन हैं जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में जो कैश में किए जाते हैं और उनका कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, और इलेक्शन कमीशन चाहने पर भी इस तरह के जो एक्सपेंसेस है इसके बारे में वो उतना पता नहीं लगा पाता है। अब इससे क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरह काम करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में। और इससे क्या होता है, जो इलेक्शन के जो फंक्शंस धीरे धीरे बढ़ते चले गए हैं, इससे भी क्या हुआ है कि पॉलिटिशियंस जो है अनलॉफुल तरीके से मनी गेन करने की प्रैक्टिसेस भी उनके अंदर बढ़ती गई है। और जो आर्थिक जो रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं वो अपने इंटीमेट रिलेशंस राजनीतिक नेताओं से रखते हैं और वे इलेक्शंस में फ़ंड में अपना ब्लैक मनी को यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें देते हैं, और इससे क्या होता है वो अनलॉफुल फंक्शनिंग को और बढ़ावा देने का काम करते हैं। इस तरह से देखेंगे तो क्रिमिनल्स जो है वो ग्रेजुअली पूरी जो चुनावी राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें वो भाग लेने लगते हैं, और एक तरह से ये जो मनी पावर है वो उसका जो एक डार्कर साइड है वो उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और इसी के साथ ही जो बिजनेसमैन है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे कंट्री के, वो भी अनलॉफुल तरीके से हाई अमाउंट जो मनी है उसको इलेक्शंस में प्रयोग करते हैं। मतलब इलेक्शन के समय वो अपना डोनेशन देते हैं जिससे कि वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके रूलिंग पार्टी के। आज के समय भी आप जानते ही हैं कि किस तरह से अंबानी अडानी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फंडिंग इलेक्शंस में किए थे, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है कि वो ताकि कि वो इस तरह से क्या है पॉलिटिकल जो क्रिमिनलाइजेशन के प्रोसेस को है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट के थ्रू फुलफ़िल करने का प्रयास वो करते हैं। और जो मसल पावर जो है इसका जो बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ तो इंडस्ट्रियलिस्ट बिग कॉरपोरेट सेक्टर के लोग अपना फंड देते हैं, लगाते हैं इलेक्शंस में, दूसरी तरफ जो माफिया है वो भी क्या करते हैं, जो एकदम चार्ज शीटेड माफिया है बहुत, जिनका कोर्ट में अभी क्या है कि कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा भी दिया है, वो क्या कर रहा है, वो भी बूथ कैप्चरिंग के कामों में संलग्न है और मसल पावर के माध्यम से वो क्या अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही जो मतदाता है उनको थ्रेटनिंग, उनको चुनौती प्रदान करता है जिससे कि वो अपने अनुसार रिज़ल्ट प्राप्त कर सके, और इससे वोटर जो है वो कंपेल हो जाता है, बाध्य हो जाता है ऐसे लोगों को वोट देने के लिए जो कि उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के द्वारा फिक्स किया गया कैंडिडेट हो। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो पॉलिटिशियंस है वो वोट बैंक को गेन करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ द मसल पावर, और इससे क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास है वो बन नहीं पाता है, और एक तरह से जो ये मसल्स मैन है, दादाज है, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इलेक्शन के समय। और क्रिमिनल्स जो
कोर्ट में जिनके खिलाफ चल रही है जांच की प्रक्रिया, वो व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में आ जाते हैं चुनाव में, और एक तरह से उन्हें सामाजिक रूप से भी एक सम्मानीय स्थिति प्राप्त हो जाती है जब वो MP MLA के रूप में आते हैं, और आर्थिक रूप से भी उनकी संपन्नता बढ़ जाती है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हम देखें वो एग्री ही नहीं है, जबकि इतनी बार इलेक्शन कमीशन ने कई बार पार्टीज़ को इस पर रोक लगाई है कि आप ऐसे किसी कैंडिडेट का नामांकन ना करें जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन इस बात के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है। इवन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसमें भी ये क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई केस पेंडिंग है या वो पनिशेबल जो ऑफेंस में वो 2 या अधिक सालों तक जेल में रह चुका है, तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो पार्लियामेंट या स्टेट लेवल के लिए, एटलीस्ट 6 ईयर तक मतलब पनिशमेंट के एंड होने के बाद भी 6 ईयर तक इस तरह के किसी भी उसमें वो भाग नहीं ले सकता इलेक्शन में। लेकिन फिर भी अब क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, इस वजह से वो उन लोग फिर से कैंडिडेट बन जाते हैं। अब इसका अगर हम इंडियन डेमोक्रेसी में प्रभाव देखें तो हमारा प्रियम्बल तो कहता है कि हमारा सिस्टम डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, और उस कॉन्टेक्स्ट में रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शंस भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो लीडर्स जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो पीपल के सॉवरेनिटी को सिंबलाइज करता है, और कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी वर्क कर रही है उसको लेजिटिमेसी प्रदान करती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस फ्री फेयर तरीके से हो, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी के समय में अगर हम देखें तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ऑफिशियल्स, यानी जो गवर्नमेंटल फंक्शंस है, जो सरकारी कार्य मशीनरी है, उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है। जिन दोनों ने मिलकर क्या किया है, जो राज्य व्यवस्था है उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है, और साथ ही प्रजातंत्र और विकास के पैमानों को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई है। और पार्टिसिपेशन जो लोगों का होता है इलेक्शन प्रोसेस में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में या पॉलिसी मेकिंग में, वो कई कमेटीज़ या हित समूहों के माध्यम से होता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रजातंत्र और विकास का आधार होता है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो निश्चित रूप से देश को नुकसान पहुंचेगा। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ने क्या किया है कि इन सारे जो फैक्टर्स है इसको प्रभावित किया है, और इससे क्या हुआ, ऐसे कई क्रिमिनल चुन कर आ जाते हैं जिनके खिलाफ एक अच्छा खासा क्रिमिनल चार्जेस का रिकॉर्ड रहता है। और हमारी जो सिस्टम है वो अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ती चली जा रही है कुछ हद तक, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी के देखें तो वो क्रिमिनल्स के हाथ में चली गई है, और अब जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है लेजिस्लेचर चलाने की, अब वो लेजिस्लेचर में जाके बैठ गए हैं। अब इस तरह से जो पब्लिक लाइफ में वो ऐसे लोगों का प्रवेश होने से क्या होता है कि भारतीय जो पूरी प्रजातंत्रीय व्यवस्था है इसको एक सबसे बड़ी चुनौती मिलती है, क्योंकि ये विश्व की सबसे बृहद प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, और भारतीय जो प्रजातंत्र है वो कहीं ना कहीं विचारधारा से रहित राजनीति में परिणत होती जा रही है, निहित स्वार्थों की राजनीति में परिणत होती जा रही है। और हाफ ऑफ द सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एनर्की में परिणत होता जा रहा है, यानी प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई एक अराजक व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये इसकी प्रकृति प्रजातंत्र की इतनी बदलती जा रही है कि अब कोई भी ऐसा प्रतिनिधि हम नहीं कह सकते हैं जो कि जनता की इच्छा से चुना जा रहा है। वो कैसे चुना जा रहा है इसके पीछे कई समीकरण काम कर रहे हैं। जैसे एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि एक सोसाइटी का एक जो लार्ज सेक्शन है वो वोट मतलब एक तरह से वो वोट राइट अपना यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, वोटिंग राइट, क्योंकि पावरफुल माफियाज या डोमिनेंट कास्ट ग्रुप उनको रोक रहे हैं। और ये एक तरह से प्रजातंत्र का ही मजाक है। और इवन कुछ राइवल्स को किल भी कर दिया जाता है। लॉलेस जो एक्टनेसनेस के जो एक्ट्स है, वायलेंस है, ये इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इसका रीज़न यही है कि पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल एलिमेंट्स के बीच में एक अच्छा खासा नेक्सस है, और एक तरह से यही बूथ कैप्चरिंग मतलब बूथों पर नियंत्रण स्थापित करके हिंसा को बढ़ावा देना है, या थ्रेटनिंग करना है, या जो इलेक्टोरल माइल प्रैक्टिसेस है, चुनावी जो गलत प्रैक्टिसेस है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये एक तरह से व्यवस्था का एक पार्ट बनता चला जा रहा है। अब मतदाता, खासकर वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी
में हैं वो दलित्स हैं, ट्राइबल्स है, रूरल वुमेन्स है, और उनको खासकर इन सब जो गलत इल प्रैक्टिसेस है उनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उनके फॉल्स वोट पड़ जाते हैं, वोट नहीं देने दिए जाता है, उनके वोट खरीद लिए जाते हैं। इस तरह की कई गलत प्रैक्टिसेस उनको फेस करना पड़ता है। और एक तरह से अगर हम देखें तो उनको अपने वो स्टार्टिंग हो जाता है, अगर वो डिसोबे करते हैं ऐसे जो बड़े माफियाज की बातों को, तो उनको काफ़ी सफरिंग फेस करनी पड़ती है। हो सकता है उनको नौकरी से, जॉब से निकाल दिया जाए, उनको अपने भूमि से वंचित कर दिया जाए। और ये एक तरह से ये जो प्रैक्टिस चलती है इसको हम लोग पोस्ट इलेक्शन विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं, कि चुनाव के बाद किस तरह से जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर माफिया या क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं करता है उसके साथ वो क्रिमिनल एलिमेंट्स किस तरह का बर्ताव करते हैं। अब इससे एक फियर साइकिल से जनरेट तो होता है, साथ ही जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो भी एक तरह से जो पुअर इलेक्टोरेट है उसको एक भय पैदा कर देता है कि क्या हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग स्वतः प्रेरणा से करें कि ना करें। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो दो तरह से हम बूथ कैप्चरिंग हम पोल के टाइम में देख सकते हैं। एक तो साइलेंट होता है, दूसरा वायलेंट होता है, और दोनों ही जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस है उसकी वजह से आया है। साइलेंट बूथ कैप्चरिंग में क्या होता है कि डिटेक्शन ऑफ विच मतलब इसका जो है और इफेक्टिव रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट विच आर नॉट ईजी। इसके बाद इसको पहचानना या इसके खिलाफ कोई कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मतदाता जो है इसके जो प्रभाव, अगर मतदाता ने अपना मुंह खोल दिया या उसके जो दूरगामी प्रभाव है इसको सोच के ही वो भयभीत हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिंपली वो अपना वोट का राइट प्रयोग ही नहीं करते हैं। और एक इस तरह से देखेंगे तो जो मसल्स मैन है वो बहुत स्ट्रांग मसल्स मैन है, वो पोलिंग बूथ पे रहते हैं, वो देखते हैं कि किस प्रकार से लीडर्स अपना काम कर रहे हैं, वोटर्स किस तरह से वोट कास्ट कर रहे हैं, उन सबको वो एक ऊपर से इन्विजिलेट करते हैं। दूसरे तरफ जो वॉयलेंट बूथ कैप्चरिंग में होता है, जिससे सीधा सीधा डायरेक्टली छीन लिया जाता है, रन अवे विथ पोल्ड बैलेट बॉक्स को लेके भाग जाना, ईवीएम मशीन्स को लेकर भाग जाना, पूरी तरह से बैलेट जो पहले बैलेट पेपर का प्रैक्टिस था उसको नष्ट कर देना, ईवीएम मशीन को नष्ट कर देना। और इस तरह के अब इन दोनों केसेस को पुलिस कहता है हैंड इन ग्लोव के कॉन्टेक्स्ट में विथ क्रिमिनल्स काम करता है, क्योंकि वो होता क्या है कि इन पुलिस जो है वो भी मिली रहती है क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ, जो कि इस तरह से मसल्समैन के साथ मिलकर ऐसा काम करते हैं और उनके पीछे उनके मास्टर्स रहते हैं पॉलिटिशियन। तो करप्शन जो है, भ्रष्टाचार है, यही इसका आधार है, क्योंकि जो चुनावी खर्च है कैंडिडेट के पीछे उसी से ये सारे प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़, इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं, वो भी एग्रेसिवली कोशिश करते हैं कि वोट को ख़रीदा जा सके, और उसके लिए वो एक्सपेंडिचर अपना इलेक्शंस का बढ़ाते हैं, और उसको बढ़ाने में उनको क्रिमिनल्स की मदद लेनी पड़ती है। और पॉलिटिशियंस का जो भी लिंक होता है, नेक्सस होता है, इससे क्या होता है, ये पूरे इलेक्शन के प्रोसेस जो एक पारदर्शिता के साथ होना चाहिए इसको पूरी तरह बदल के रख देता है, और फिर क्रिमिनलाइजेशन को इससे बढ़ावा मिलता है। और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये भी कोशिश करते हैं अपना वोट बैंक को बढ़ा देने के लिए, और इसको बढ़ाने के लिए वो उसका प्रयास रहता है कि वो वोटर्स को पैसा दे के ख़रीदने की कोशिश करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोटर्स तो केयरफुल होता नहीं है इलेक्शन को लेकर। और हम ये भी देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके काफ़ी क्लोज कनेक्शंस होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, और क्रिमिनल्स जो कि कभी कभी तो ये कैबिनेट पोस्ट तक अवेल कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के असिस्टेंस से, और इसके माध्यम से वो निश्चित रूप से अपने मनी पावर, मसल्स पावर का ही दुरुपयोग करके इस पोजीशन को वो प्राप्त कर लेते हैं। और ये भी बहुत ही नोन फैक्ट है कि जो क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस होते हैं वो डी फैक्टो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के, मतलब वास्तविक जो कॉन्ट्रैक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर है वो इसी तरह के क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस होते हैं। जैसे सप्लाई जो होता है फूड आइटम्स का, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के तहत राशन के आप उसका जो डीलरशिप प्रोवाइड करने का कॉन्टेक्स्ट हो, या फिर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे कि
ब्लैक मनी का सोर्स यूज़ किया जाता है और फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इन्वॉल्व पॉलिटिशियंस, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है और उसमें सम्मिलित राजनीतिज्ञ है, दोनों ही इसमें प्रयोग करते हैं अपने ब्लैक मनी को, और उसके हिसाब से डीलरशिप देना, उसके हिसाब से इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट के कामों में संलग्न रहना, वो काम करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम PWD, ये और अदर सेक्टर के जो डेवलपमेंट है, इसमें भी जो माफियाज़ है, क्रिमिनल टर्न पॉलिटिशियंस है, उनका अपना एक शेयर निर्धारित रहता है और इसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और उनका एक डेफिनेट परसेंटेज जो कॉन्ट्रैक्ट का है वो ज़रूर से माफियाओं तक पहुंचता है। और इससे क्या होता है, उसी के बाद जाकर ही मतलब कोई काम, डेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है। जो टेंडर्स पास कराना है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कराना है, इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनका परसेंटेज, उनका शेयर पहले से बना रहता है। इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेपर पे तो दिखाया जाता है कि काम हो चुका है, और लेकिन वास्तव में वो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर से वो पूरी तरह से मिला रहते हैं, और जिससे क्या होता है, जो सामान्य व्यक्ति के हित है उसी का शरण होता है। और एक अच्छा खासा अमाउंट देने पर, कमीशन देने पर, अलग अलग स्तरों पर, तब जाके एक काम फुलफ़िल होता है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी कोशिश करता है कि वो अपना मैक्सिमम जो पैसा है वो बचत कर ले, और पब्लिक, और उसके बाद जो जितना थोड़ा बहुत बचता है उसी से पब्लिक वर्क वो करे, और अल्टीमेटली इससे रिज़ल्ट क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो गंदा होता है। अब एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जो आए दिन आपके ब्रिज टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा जो ये नेक्सस है काम कर रहा है इसके पीछे, ये उसी का रिज़ल्ट है, उसी करप्ट प्रैक्टिसेस का रिज़ल्ट है। और ये सारा होता है क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और के साथ ही क्रिमिनल पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स का जो ये गठबंधन बना हुआ है, उसी के प्रतिफल में ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और साथ ही जो क्रिमिनल्स को जो राजनीतिक समर्थन प्राप्त होता है और माफियाज़ को, इससे जो कानून और जो कानून और व्यवस्था की जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इससे क्या होता है कि जो किडनैपिंग है, रेप है, चेन स्नैचिंग है, मर्डर है, ये सारे प्रैक्टिसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। और उससे जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, बिग बिजनेस है, वो सोचते हैं कि जो बड़े एरिया में इन्वेस्ट करना में, अलग अलग क्षेत्रों में वो निवेश करने से थोड़ा अपने बचने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई माफिया का या क्रिमिनल्स बहुत सक्रिय है, तो यहाँ पे उन्हें हानि उठानी पड़ सकती है। अब आते हैं, ये तो हो गया कि क्या प्रभाव हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ रही है। अब हम आते हैं इसके प्रिवेंटिव मेजर्स पर, कि कैसे हम इस पे थोड़ा इस पे रोक लगाई जा सकती है, और इसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में कई बार डायरेक्टिव्स जारी किया है। जैसे इलेक्शन कमीशन को उसने 2002 में डायरेक्टिव जारी किया था कि कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे कि जो कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए कर रहा है वो अपना एक एफिडेविट फाइल करे, और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड एफिडेविट होना चाहिए। फिर जो 2 मई 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक रूलिंग दिया था कि जो हर कैंडिडेट है जो कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करे, जिसमें उसकी संपत्ति और उसकी जो भी संपदा है, प्रॉपर्टी है, उसका डिटेल होना चाहिए, उसकी किसकी कौन सी उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अमाउंट ऑफ पब्लिक डे कितना है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, इन सब का सेपरेटली वर्णन होना चाहिए। और अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पेंडिंग है, वो भी वो डिस्क्लोज़ करे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च 2013 में भी एक वर्डिक्ट दिया था कि वोटर्स का ये फंडामेंटल राइट है कि वो पहले ही जान सके कि जो भी कैंडिडेट है उनकी लाइफ के बारे में, और वोटर्स उनकी पास्ट हिस्ट्री में अगर क्रिमिनल पास्ट रिकॉर्ड है वो भी जानने का उनको अधिकार है, अगर वो MP या MLA के पोस्ट में इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में खड़ा है। इसी तरह 10 जुलाई 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बताया था, जो चार्जशीटेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अगर उनके ऑफेंस क्लियर हो चुके हैं तो उनको इमीडिएटली उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए मेंबरशिप से, और उनको 3 मंथ से ज़्यादा का मतलब जो पहले था कि 3 मंथ्स बिंग गिवन 3 मंथ्स फॉर टाइम फॉर अपील, पहले था कि 3 महीने का उनको अपील का समय मिलना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के लोगों के इतने कनेक्शंस रहते हैं कि वो फिर छूट जाते हैं, फिर वो अपनी पोजीशन को सेव कर लेते हैं, क्रिमिनल चार्जेस से बच जाते हैं, तो उनको फिर से मतलब अपना जो 3 महीने
के भीतर अपील करने का उनका जो पावर था वो उनको ना प्रोवाइड किया जाए, और इमीडिएटली अगर वो क्लियर हो जाता है कि वो क्रिमिनल है तो उनको पोजीशन से हटा देना चाहिए। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट 11 जुलाई 2013 में आया था कि अगर कोई पर्सन जो है लॉफुल कस्टडी में है और वो कन्विक्टेड है किसी केस में, तो ऐसे में वो किसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। फिर 13 सितंबर 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जो कि चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और जस्टिस रंजना पी देसाई और रंजन गोगोई ने इसमें अपनी विचार दिए थे कि कोई भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकता है जो उसने कि प्रॉपरली ऑनेस्ट तरीके से अपने सारे संपत्तियों के बारे में, परिसंपत्तियों के बारे में, शैक्षिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया है, ऐसा कोई व्यक्ति इलेक्शन में कॉन्टेक्स्ट ही नहीं कर सकता है। कोर्ट जो है कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स को ऑथराइज करता है कि वो जो रिलेवेंट जो डिटेल्स है वो नॉमिनेशन पेपर्स को भी रिजेक्ट कर सकता है, रिलेवेंट डिटेल्स ले सकता है, और अगर ये डिटेल्स प्रॉपरली फर्निश नहीं कर रहा है रिमाइंडर्स के बाद, तो ये फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ दिशा निर्देश कई बार जारी किए हैं। जैसे उसने 28 अगस्त 1997 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द कंटेस्टिंग ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन ऑन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, इसमें भी जो चुनाव, पार्लियामेंट के चुनावों में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, खास और साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में के भी, और वो किसके अंतर्गत, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 8 के अंतर्गत। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में होगा कि अगर डेट ऑफ कन्विक्शन बाय द ट्रायल कोर्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कन्विक्टेड पर्सन स्टूड रिलीज्ड ऑन द बेल ड्यूरिंग द अपील फॉर द रिवीजन, यानी अगर कोर्ट ने ट्रायल में ये घोषित कर दिया है कि हाँ वो क्रिमिनल है और ये डिसीशन आ गया है, तो कन्विक्टेड पर्सन को उसकी पोजीशन के हटा दिया जाएगा। ये अलग बात है कि हो सकता है वो अभी रिलीज्ड हो, बेल पर चल रहा हो, वो अपने खिलाफ जो उसको अपराधी सिद्ध किया गया है उसके लिए वो रिवीज़न पुनः करने का संस्तुति दिया है या उसने फर्दर अपील किया है, इन सब को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर किसी लोअर कोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया है कि वो क्रिमिनल है तो तुरंत उसको उसके पद से हटना होगा। इसी तरह 1998 में भी इलेक्शन कमीशन ने ये स्पेसिफाई किया था कि अगर एक पर्सन अपराधी साबित हो जाता है किसी क्राइम का और उसको 5 या उससे अधिक सालों के लिए वो जेल भी जा चुका है, तो ऐसे कैंडिडेट का कैंडिडेचर जो उसका सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनके नाम जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ चार्जेस चले हैं और सीरियस क्राइम एक्टिविटीज़ में हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, तो उनको भी परमिट नहीं किया जाएगा इलेक्शंस में भाग लेने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑर्डर इसके कॉन्टेक्स्ट में जारी कर सकती है कि कोई जितने भी कैंडिडेट है वो प्रॉपरली अपने सारे क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड जो है वो डिस्क्लोज़ करे, और साथ ही अगर वो पास्ट में कभी कन्विक्टेड हुए हैं या ट्रायल फेस कर रहे हैं, इन सब जहाँ पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस में लिया है, इन सारी बातों को स्पष्ट रूप से रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी तरह से जब कमीशन ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं यही इसको जस्टिफाई करेंगे कि कोई नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करना है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट ने अपना सारा प्रॉपरली डिक्लेरेशन नहीं दे पाया है, वो एफिडेविट नहीं जमा कर पाया है प्रॉपर, तो ऐसे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट करने का राइट रिटर्निंग ऑफिसर को होगा। लेकिन होता क्या है वास्तव में, रिटर्निंग ऑफिसर इतने प्रेशर में रहता है कि वो इस तरह से कदम उठा ही नहीं पाता है। और जैसे कैंडिडेट जो है उसको भी ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटी है 6 मंथ्स के भीतर है, विद इन 6 मंथ प्रायर टू हिज फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, मतलब नॉमिनेशन पेपर भरने के 6 महीने पहले तक अगर उसके खिलाफ ऐसे कोई केसेस है या कोई ओल्ड केस से उसका कनेक्शन है, कोर्ट में चल रहा है, केस पेंडिंग है, हियरिंग चल रही है, इन सब का प्रॉपरली वो डिस्क्लोज़ करे इलेक्शंस में खड़ा होने से पहले। और उसी तरह जो अमाउंट मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी जो एक कैंडिडेट या उसके डिपेंडेंट के पास है या कोई सार्वजनिक एक ऋण का
वो लिए हुए हैं गवर्नमेंट से या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, ये सारा क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसी तरह अगस्त 2005 में इलेक्शन कमीशन ने स्पेसिफाई किया था कि जो पर्सन्स जिनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं कोर्ट ने जारी किया है, उनका नाम तो चुनावी इलेक्टोरल रोल है उससे ही पूरी तरह हटा देना चाहिए। तो ये कुछ इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। अब आते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के पर। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये मानता है कि जो वोटर्स को है उसको ये राइट होना चाहिए कि वो क्रिमिनल पास्ट जो इनके कैंडिडेट हैं जो एमपी एमएलए के इलेक्शंस के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो उनको जानने का अधिकार है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स को ये बाध्य करता है कि वो जानकारी प्रदान करें, इवन पनिशमेंट भी दे सकता है अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करते हैं स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि भी हाल के समय में आप सब लोग जानते होंगे कि आरटीआई एक्ट को काफ़ी कमज़ोर बना दिया गया है। अब आज के समय में क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉल्स एफिडेविट्स वो फुलफ़िल करते हैं, एनुअल इनकम गलत बताएंगे, अपना संपत्ति का डिटेल्ड है वो इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बताएंगे, विजिलेंस कमीशन के सामने, और ऐसे कई केसेस आते हैं। और अथॉरिटीज़ जो है वो प्रॉपरली एफिडेविट्स को वेरीफाई भी नहीं करती है, वो भी प्रेशर में रहती है। तो आरटीआई ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, ताकि पॉलिटिशियन, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में प्रॉपर जानकारी उनको मिल सके और लोग उससे सफ़र ना करें, आम जनता। अब जो आते हैं कुछ जो मेजर हिंड्रेंस है, जो प्रमुख अवरोध है जो कि हमें रोक रहा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है उसको रोक, मतलब ये जो राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बढ़ रही है, आखिर इसको रोकने में हम क्यों असफल हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत हेल्पलेस हो गई है, उसके पास कोई चारा नहीं है कि वो राजनीतिक अपराधीकरण को रोक सके, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो खुद ही इसके प्रति बहुत उनका जो एटीट्यूड है बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के साथ वो काम नहीं कर रहा है। साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील्स तो करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो अच्छे कैंडिडेट्स को पुट अप करे जिनका अच्छा पब्लिक इमेज हो, रिकॉर्ड हो, लेकिन होता क्या है कि ऐसे अपील्स को ध्यान ही नहीं दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। इवन नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ भी नहीं ध्यान देती है। दूसरा जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि जो होता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है राजनीतिक दलों में, इसका अभाव है, और जो जनता के प्रतिनिधि है वो ही वास्तव में एक बहुत बड़ा अवरोध बन गए हैं जिससे इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इवन जो पार्लियामेंट में है वो भी अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही है। फिर तीसरा जो है, जो पैसा के इतना ज़्यादा एक्सेसिव खर्चा होता है इलेक्शन में चुनावी प्रचार के नाम पर, यार उससे क्या होता है, एक पैसा अधिक खर्च होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, वो फैक्टर काम करने लगता है। और दूसरा जो है, राजनीतिक जो नेता हैं उनके जो नैतिक मूल्य है उनका काफ़ी क्षरण हो चुका है, काफ़ी क्षय हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी जड़ में समा गई है। फिर जो चौथा रीज़न है कि जो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है देश का वो भी काफ़ी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उसके 4 पिलर होते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी और जेल, और ये सारे आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत ही बैड शेप में है। फिर फिफ्थ जो रीज़न आता है कि इतने सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट के पास या सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास, और वो क्रिमिनल्स जो है उनको एक लंबे समय तक पनिशमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, और उसमें कई तो पॉलिटिशियंस मैक्सिमम उसमें हैं। फिर सिक्स्थ जो है, जो गवर्नमेंट है उसने एक नेशनल पुलिस कमीशन को 1977 में इसने अपॉइंट किया था, लेकिन उसके बाद से राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो कोई व्यापक रिव्यू नहीं किया गया है पुलिस सिस्टम का, और अगर हम स्वतंत्रता के बाद भी देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। और पॉलिटिकल लीडरशिप भी वो भी आर नॉट प्रिपेयर टू गिव अप एनी फंक्शनल ऑटोनॉमी टू पुलिस। वो राजनीतिक जो नेतृत्व है वो भी पुलिस को एक कार्यात्मक स्वायत्तता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत अच्छा विंग है, उनके हाथों में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है जिससे कि वो अपने उद्देश्यों, विनिहित स्वार्थों को पूर्ति कर सकते हैं। अब इससे निकलने का रास्ता कहाँ है, मतलब अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे रोक सकते हैं।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये कि सिविल सोसाइटी, जिसको कि हम स्लीपलेस गार्ड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कह सकते हैं, भारतीय प्रजातंत्र के दीवारात पहरेदारी करने वाले सशक्त प्रहरी, वो जानते हैं कि ये क्या क्या इज़ नोन अबाउट दिस मेरिट ऑफ एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स। वो जानते हैं कि ये इस तरह के क्रिमिनल्स एंट्री कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, इज़ नोन अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ द एंट्री ऑफ द क्रिमिनल्स इनटू द इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू सक्सेस इन दिस मैटर एट ऑल। उनको जागरूक होना होगा, उनको इसके लिए कदम उठाना होगा, नहीं तो वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कि सिविल सोसाइटी जो है वो क्रिएट प्रेशर करे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, जिससे कि वो इस तरह के लोगों को टिकट देने से रोके और ऐसे इलेक्शंस जो है वो फ्री फेयर हो सके और क्रिमिनल वर्ल्ड से इंटरलिंक्ड लोगों को चांस ना मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैंपेनिंग प्रोग्राम्स चले, जैसे नो क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, इस तरह के डिमांड्स होने चाहिए और ये ऑल ओवर द कंट्री होना चाहिए, और सिविल सोसाइटी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने का काम कर सकती है। साथ ही जितने सिविल सोसाइटी के साथ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता मास लेवल पर फैला सकती है, जिससे कि लोग जो है वो जो शिक्षित, सिंसियर, डेडिकेटेड, पारदर्शी और डिज़र्विंग जो कैंडिडेट है उनको इलेक्शन में चुने। फिर जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमें इस्टेब्लिश करना होगा देश में इस तरीके से, मतलब कि ताकि वो एक वॉच बना रख सके कि करप्टेड पॉलिटिशियंस पर, वो जो संस्थागत मशीनरी है वो स्ट्रॉन्ग रूप से भ्रष्ट राजनीतिज्ञों पर एक नज़र रख सके, और इस कॉन्टेक्स्ट में आरटीआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हेल्प कर सकती है। इसी तरह जो लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर सकती है मिनिस्टर्स के ऊपर, एमपीज़ के ऊपर, एमएलएस के ऊपर। फिर तीसरा जो है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म कर दें जब तक कि हमारे पॉलिटिशियंस अपने निहित स्वार्थों से गवर्न होंगे, क्योंकि उनके अपने मॉरल जस्टिफिकेशन से उतना नहीं करते हैं तब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और पॉलिटिशियंस को भी अपने एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ना करके कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने लिए एक आचार संहिता सहमति के आधार पर निर्मित करने का प्रयास करें। जैसे एक जो फोर्थ कह सकते हैं कि जो 19 फरवरी 2009 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन के द्वारा, और इसमें डॉक्टर विमल जालान जो कि एक हमारे देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, वो इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक सजेशन दिया था कि ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन क्रिमिनल है और किसके खिलाफ एंड कौन नहीं है। और कई टाइम होता क्या है, केसेस फाइल की जाती है, लोग इलेक्शन लड़ जाते हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं तो वो इलेक्शंस भी लड़ जाते हैं, उनके पीछे सपोर्ट रहता है, और ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ऐसे लोगों को मिले जब तक उसका मतलब कोर्ट में ट्रायल में वो क्रिमिनल प्रूफ नहीं हो जाता है, हम उनको इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए ऐसा मतलब एक रूल ऐसा होना चाहिए, ए रूल शुड बी मेड दैट मतलब और जितने भी केसेस हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट है उनको डेली बेसिस पर उसकी सुनवाई होनी चाहिए, और फाइनल जजमेंट जो है वो विद इन 3 मंथ्स हो जाना चाहिए। अगर बाई चांस कोई कैंडिडेट जीत भी गया है, उसके खिलाफ कोई केस पेंडिंग चल रहा है, तो डेली बेसिस पर उसकी सुनवाई हो और 3 महीने के भीतर उसमें उसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। और जब तक कोर्ट क्लियर ना कर दे उसके चार्जेस जो भी उसके ऊपर लगे हुए हैं, तब तक उसको ना शपथ दिलाई जाए और उसको ना ऐसी कुछ विशेष अर्हताएँ प्रदान की जाए जो कि एक निर्वाचित मंत्री को प्रदान की जाती है। फिर फिफ्थ जो है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से क्रिमिनल्स जो है वो आराम से डीलिंग्स में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज़ अलाउड इन डीलिंग विद क्रिमिनल्स, कि उसमें पॉलिटिशियंस जो है
बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई केस अगर चल रहा है किसी क्रिमिनल के खिलाफ, उसमें किसी राजनीतिज्ञ ने हस्तक्षेप करके उसको प्रभावित करने का प्रयास किया है, ऐसी चीज़ को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। फिर सिक्स जो स्टेप लिया जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी होना चाहिए, उसके लिए रूल्स बनाना ज़रूरी है। सेवेंथ जो है कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट होना चाहिए, आचार संहिता, राइट्स, ड्यूटी, जो प्रिविलेजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इनको भी एक बार फिर से पुनर्विचार इसमें करने की आवश्यकता है। इसमें ज़रूरत पड़ने पर इसको पुनर्परिभाषित करना, इसमें सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही दिशा में कार्य कर सके। फिर एट्थ है कि एक जो मीडिया है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सके, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करती है मीडिया डेमोक्रेसी की, और मीडिया को चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो वोटर्स हैं उनको एजुकेट करने का काम कर सके। साथ ही नाइन्थ हम कह सकते हैं कि जो यूथ है उनको जागरूक किया जाए इसके लिए, और उनको इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो कमिटेड लोग अगर ज्वाइन करेंगे तभी जाके हम अपने देश को बचा सकते हैं इस समस्या से। लास्टली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पाठ्यक्रम पॉलिटिक्स का इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्राइमरी स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, जिसमें कि मदर टंग से लेके इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत, वैल्यू एजुकेशन हो। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल, क्रिमिनल लॉ को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, जिससे कि जो मॉरल प्रैक्टिस जो है, मॉरल क्वालिटीज़ की, ट्रुथ की है, सेक्रीफाइस की है, ह्यूमनिज़म की है, मानवतावाद है, नैतिकता का है, मूल्य शिक्षा की है, मोडेस्टी, आइडियलिज्म, इन सबको उसमें होना चाहिए सम्मिलित। और जो इसको पास करेगा माध्यमिक लेवल को, उसी को हम इलेक्शन, जो पंचायत लेवल के इलेक्शंस है उसमें भाग लेने का अधिकारी बनाएं, और जो कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पास कर पाएगा उसी को फिर एमएलए एमपी के पोजीशन में कम्पीट करने के योग्य किया जाए। और इस तरह से इलेक्टेड जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने से पहले, लेजिस्लेचर से जाने से पहले भी उनकी एक बाध्यकारी स्टैट्यूटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जिन एमएलए एमपीज़ को अच्छे मार्क्स मिले हैं पॉलिटिकल कैरिकुलम जो ये निर्मित होगा, तो उन्हीं को ही मिनिस्ट्री के पोस्ट प्रदान किए जाने चाहिए। अब ये तो कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिससे कि हम इस प्रोसेस को कर्व कर सकते हैं जो क्रिमिनलाइजेशन का बढ़ रहा है। अब हम इसको सम अप करते हैं। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो तो ये अलग प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पूरी सोसाइटी ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो मूल्यों का क्षरण हो रहा है, जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उसमें कमी आ रही है, जो अवसरवाद की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ये और इसी से ही राजनीतिज्ञों और माफियाओं के बीच में, सिविल सर्वेंट, मिनिस्टर्स, क्रिमिनल्स के बीच में एक नेक्सस बन गया है, जिससे सार्वजनिक नीति के निर्माण और उसके प्रशासन काफ़ी प्रभावित होती है। तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अब ये सामाजिक सेवा का काम नहीं रह गई है, अब ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन की तरह बन गया है, एक लुक्रेटिव प्रोफेशन, ये बिजनेस हो गया है। अब ये सेफेस्ट हेवन लगता है पॉलिटिशियंस को कि वो अगर क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको विक्ट्रीज ज़रूर मिल जाएगी। अब ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि इंडिया कैसे इसको बचे, क्योंकि इससे क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी उभर कर आती है। अब इससे होता क्या है, जितनी संवैधानिक सेफगार्ड्स है डेमोक्रेसी के, वो ये पूरे जो स्पॉइलिंग द ब्यूरोक्रेसी बाय मेकिंग इट पार्शियल, एक तो ये ब्यूरोक्रेसी को पक्षपातपूर्ण बना रही है, प्रेस को नष्ट कर रही है, जुडिशरी को चुनौती पहुंचा रही है, और पूरी तरह से डेमोक्रेसी के फाउंडेशन को कमज़ोर कर रही है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सिटीज़न और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे, और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर की कमियों को ठीक करना होगा। नए मेथड्स भी लोग दिन प्रतिदिन निकाल रहे हैं, कानून तो काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन उस मेथड में भी कैसे चीट किया जा सकता है, कैसे प्रोसेस ऑफ लॉ में कमी निकाल के बचा जा सकता है, ये भी निकल रहा है। इसलिए जब तक कि जो ये गैप बना हुआ है पॉलिटिकल कल्चर और कल्चर ऑफ प्योर पॉलिटिक्स यानी पावर का, वो उसमें इस गैप को भी ये रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिशियंस को भी सेल्फ इंटेलिजेंट एक्यूजिटिव कल्चर, जो अपनी निहित स्वार्थों से अभिप्रेरित जो संस्कृति है, उसको जब तक वो परित्याग नहीं कर देते हैं, तो जब तक कितने भी विधि निर्माण हो जाए, वो इफ़ेक्टिव तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में कैपेबल नहीं होगी। और सिर्फ पॉलिटिशियन ही इसके लिए
रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन जो पीपल है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो वोटर्स हैं इलेक्शंस में ना वो देखते ही नहीं है कि वो क्यों वोट कर रहे हैं और किसे वोट कर रहे हैं। और एजुकेटेड वोटर तो वोट ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब वो सोचते ही नहीं है कि वो वोटर सेलेक्ट करना चाहिए राष्ट्र को निर्माण करने के लिए। और इससे क्या होता है, वोटर्स भी इनडायरेक्टली क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इसलिए अगर क्रिमिनल्स की एंट्री को रोकनी होगी तो पॉलिटिशियंस की टेंडेंसी को रोकनी होगी कि वो क्रिमिनल मीन्स को अप्लाई करे अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसके लिए सिर्फ कानून बनाना और ऑर्डर्स देने से नहीं होगा, जब तक कि राजनीतिक दल कॉशियस नहीं हो जाते हैं कि वो नॉमिनेशन किसको दे रहे, कौन से कैंडिडेट को दे रहे, वो कैसा है। और वोटर्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए किसी व्यक्ति को नामित करने के पहले वो कैंडिडेट के रूप में, और वोटर्स को देखना चाहिए वो किसको वोट दे रहे हैं। तब तक हम इस टेंडेंसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वोटर अगर कॉन्शियसली ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी फोर्स हो जाएंगे कि उन्हें अच्छे इमेज के लोगों को उतारना पड़ेगा इलेक्शन के लिए। अगर हम नोटा को देखें जो काफ़ी न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है, ये ऑप्शन जो है ईवीएम में ये हेल्प करता है वोटर्स को कि वो न्यूट्रल वोट कास्ट कर सकता है कि वो किसी भी कैंडिडेट को जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का है उसको वोट ना दे। और इस तरह की प्रैक्टिसेस से क्या होगा, अब पार्टीज़ को भी लगेगा कि वो हमें अच्छे कैंडिडेट्स को उतारना होगा। तो ऐसे चेंजेस अगर आएंगे तो डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी बढ़ेगा, और इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी को भी महत्व प्रदान मतलब इसका भी का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। और ये सारा जो व्यवस्था अच्छे से तभी काम कर सकती है जो आवश्यक जो सुधार है उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित की जाए। और ये सुधार पार्टी सिस्टम में करना होगा, चुनावी व्यवस्था में करना होगा, कानूनों में करना होगा। साथ साथ प्रशासनिक रिफॉर्म भी ज़रूरी है, पुलिस में भी रिफॉर्म ज़रूरी है, एजुकेशनल रिफॉर्म के साथ जुडिशियल रिफॉर्म, ये सारा करना ज़रूरी है। और ये काफ़ी स्पष्ट हो चुका है कि कई रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसा नहीं है कि पहले से कानून नहीं बने हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, कई आपके अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, कई ऑर्डर्स आ चुके हैं, जजमेंट आ चुके हैं, लेकिन सारी चीज़ें मीनिंगलेस हो गई है। इसलिए हमें इसको ऐसे समझना होगा कि जब तक हमारा जो सेटअप है भारत का, हम उसमें बुद्ध को, विवेकानंद, गांधी और के जो विचारों के आधार पर इसको पुनर्गठित ना करते हैं, तब तक क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स को रोक पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब पॉलिटिक्स मॉरलिटी और इथिक्स के बिना कार्य करने लगेगी तो वो डेंजरस होगी, और वही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। इसलिए नागरिक को भी मतदाता के रूप में, सशक्त प्रहरी के रूप में अपने वोट को कास्ट करने से पहले बहुत विजिलेंट रहना होगा, और मैसिव लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। थैंक यू।